जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम सीटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 में जो पेपर हुआ उसका A11 कोड के पेपर के राज व्यवस्था के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस वीडियो का उद्देश्य है कि इन क्वेश्चंस के थ्रू हम ये देख पाएं कि हमें किन किन टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, ताकि हम हर चीज़ों को रटने ना लग जाए, हमें पता चल जाए कि हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि अभी पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन हाँ टॉपिक कौन से हैं और उनमें से कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो इन क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, जो इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 23 के रूप में था। अब ऊपर इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है, नीचे उसी का हिंदी मीडियम है। मैं हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? ये क्वेश्चन मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से पूछा गया है। बोला जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। कौन कौन सा? ए शिक्षा का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता का अधिकार और डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन से हमको ये समझ में आता है कि हमारे लिए मौलिक अधिकार चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन क्या मौलिक अधिकार को हमें यूपीएससी लेवल का पढ़ना है? नहीं, क्वेश्चन देख के पता चलता है कि वो हमसे बेसिक चीज़ें पूछ रहा है। तो हमको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, कितने मौलिक अधिकार है आज की तारीख में। अच्छा, 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तब कितने मौलिक अधिकार थे, आज कितने हैं, कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत कब हटाया गया। मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं, इसका कंसेप्ट किस देश से लिया गया है, ये हमको पता होना चाहिए। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। आज की तारीख में 6 मौलिक अधिकार हैं। अब कौन कौन से हैं और वो कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या बातें करते हैं वो हमको पता होना चाहिए। अच्छा, एक मौलिक अधिकार था 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे, आज की तारीख में 6 मौलिक अधिकार हैं। इस संपत्ति के अधिकार, मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसको संवैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया, जो हमें आर्टिकल 300A में दिखाई देता है। अब यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि संविधान संशोधन क्या होता है, संवैधानिक कानूनी अधिकार क्या होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हमको पता होनी चाहिए। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। क्या एक संवैधानिक अधिकार है? बिल्कुल, ये संवैधानिक अधिकार है। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 300A में। एक चीज़ यहाँ पर हमको और सीखनी है कि एग्जामिनर आसान चीज़ों को मुश्किल बनाने के लिए नई शब्द डाल देता है क्वेश्चन में। हम एग्जाम में प्रेशर में होते हैं तो जल्दबाजी में इस नई शब्द को पढ़ते ही नहीं है। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार है, जैसे शिक्षा का अधिकार है, इसको टिक कर दिया। नहीं, उल्टा पूछ रहा है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है वो, कौन से टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? बोला जा रहा है कि भारत जब आज़ाद हुआ तब सरकार बनी तो उसमें पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे। इस क्वेश्चन से हमको ये समझ में आता है कि भारत आज़ाद होने के बाद जो सरकार बनी और उससे पहले भी जो अंतरिम सरकार बनी उसमें इंपॉर्टेंट पद पे कौन कौन व्यक्ति थे। तो ये उनका फोटो है जो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। ये फोटो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आपको कमेंट करके बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम क्या है और वो कौन से राज्य में है और कौन से बांध के पास में है। उस बांध से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम निम्न में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? बोला जा रहा है कि अगर हमको किसी राज्य का नाम चेंज करना है भारत के तो कौन कर सकता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, मंत्रिमंडल समिति, राज्यपाल, राष्ट्रपति या संसद। भाई राज्यपाल तो नहीं कर पाएगा ना, राज्यपाल तो नहीं कर पाएगा किसी राज्य का नाम। अब ये क्वेश्चन आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इनके आसपास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से पता चलता है कि हमको आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इनको थोड़ा इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ना है। तो किसी भी राज्य का नाम चेंज करना है या उसका क्षेत्र घटाना बढ़ाना है या उसकी बाउंड्री में चेंज करना है, नए राज्य का गठन करना है, तो कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, देश की पार्लियामेंट कर सकती है। कौन सा आर्टिकल है ये? अनुच्छेद 3।
तो इस क्वेश्चन से हमको ये समझ में आता है कि हाँ, हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। अब इनमें मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या मिलान करो वाले बनाए जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका गठन कब हुआ। अब ये तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन हुआ। अब ऑप्शन में 2006 है या 2005 है, तो इन दोनों सालों में ही हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई आरटीआई कब आया था। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमको ये समझ में आता है कि हाँ, ये आरटीआई के बारे में पूछ रहा है। हालांकि बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं। अब हर प्रकार की फैक्चुअल चीज़ों को हम रटने बैठें, ये हमारे लिए संभव भी नहीं है और ये होशियारी भी नहीं होगी। तो हमको करना क्या है, हमको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे संविधान से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें संविधान को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अब आपको यहाँ से एक चीज़ पता होनी चाहिए कि राजस्थान सूचना आयोग का जो हेडक्वार्टर है राजस्थान का, वो कहाँ पर है। राजस्थान सूचना आयोग के जो मेन आयुक्त है उनका नाम क्या है। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा पद है जो संविधान में नहीं लिखा गया, इसका नाम नहीं लिखा गया है। तो संवैधानिक बॉडीज़ क्या होती है, संवैधानिक पद कौन कौन से हैं, वो मोटा मोटा हमको पता होना चाहिए। एक पेज में सारी लिस्ट अपने पास होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का उल्लेख है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 75 में। चीफ मिनिस्टर का भी उल्लेख है कहाँ पर? आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री का। लोकसभा अध्यक्ष का भी उल्लेख है आर्टिकल 93 में, 93 में। उप मुख्यमंत्री, ये तो एक तरीके से एक राजनीतिक पद हो गया है। बेसिकली किसी जीते हुए उम्मीदवार को ऐसे खुश करने के लिए, उस पार्टी को खुश करने के लिए या राजनीति में बैलेंस बनाने के लिए ये पद बनाया गया है। बाकी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन से हमको ये सीखने को मिलता है कि संवैधानिक पद और राजनीतिक पद कौन कौन से हैं। संवैधानिक पद हमको पता होने चाहिए और कौन कौन से आयोग, ऑर्गेनाइजेशन संवैधानिक है और कौन सी किसी कानून से बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? कुलाधिपति बोले तो चांसलर। किसी भी राज्य में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती है, राज्य विश्वविद्यालय होते हैं, उनके चांसलर या कुलाधिपति कौन होते हैं? प्रधानमंत्री? नहीं भैया, प्रधानमंत्री को ये काम क्यों सौंपा जाएगा? मुख्यमंत्री? नहीं। शिक्षा मंत्री और राज्यपाल, ये दो बच गए हैं। तो ये तो जनरल जी के है ना। राज्यपाल चांसलर के रूप में, कुलाधिपति के रूप में काम करते हैं किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऊपर इंग्लिश में पूछा गया है, नीचे हिंदी में पूछा गया है। ये कथन बेस्ड क्वेश्चन है। दो कथन दिए हैं और बोला जा रहा है कि इनमें से सबसे उपयुक्त कौन से हैं। दो कथन है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ये बेसिकली जो आंदोलन हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे इसमें फैक्ट हैं। तो आपको इस क्वेश्चन से ये सीखना है कि जितने भी मेजर आंदोलन हुए हैं और बेसिकली जो किसान आंदोलन हुए हैं उनको हमें ठीक ठाक पढ़ना है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इतने सारे आंदोलन और उनकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, देखो इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन है। उदयपुर की राज्य सरकार, फिर अप्रैल 1919, फिर नाम दिया हुआ है मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया गया है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप चेज करें, मतलब बाकी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़कर इस तरह की चीज़ें पढ़ें, तो मैं कहूँगा कि अपने को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, पहले से आपकी ये चीज़ें अच्छी है तो ठीक है, लेकिन अब आप नए से शुरू कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों को पढ़ने की और याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि आप भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत या राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान वाली चीज़ों को ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से पूछे। तो मैं बता देता हूँ कि इसके दोनों ही कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है ना। कानून के समक्ष समानता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का ये जो कंसेप्ट है, ये जो अवधारणा है, ये कानून का शासन की अवधारणा का एक तत्व है। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बोला जा रहा है कि एक कंसेप्ट है कानून का शासन, उसी में ही कानून के समक्ष समानता आ जाती है। ये किसने बोला था? ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह की चीज़ों के पीछे पढ़कर उनको याद करने से बेहतर है कि हम समझने वाली चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा आ भी रहे हैं और समझ के पढ़ी हुई चीज़ों, समझने वाली चीज़ों से हम ज़्यादा मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बोला गया A.V. डाइसी द्वारा। ये A.V. डाइसी जी का फोटो है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ। अच्छा, यहाँ पर आर्टिकल 14 इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 में बोला गया है, आर्टिकल 14 में बोला गया है। तो आर्टिकल 14 हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण क्या कहा जाता है? बोला जा रहा है कि जब देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त की जैसे ही रात में 12 बजी, मतलब 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा एक भाषण दिया गया। उस भाषण को क्या कहा जाता है? उस भाषण को कहा जाता है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। अब इस क्वेश्चन से हम क्या सीख सकते हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में हमको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब संविधान की जो पहली बैठक हुई उसमें जो बहुत बड़ी बात हुई कि हमको इस तरीके से संविधान बनाना है और संविधान का मेनली उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो कहाँ से लिया गया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लिया गया, मतलब वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड था। तो ये पूछा जा सकता है कि उसको क्या कहा जाता है, या संविधान की जो प्रस्तावना है वो इनमें से किन किन चीज़ों पर बेस्ड है, और बहुत सारे स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना निम्न में से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? एक योजना के बारे में बोला जा रहा है, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना, वो कौन से वर्ष में प्रारंभ की गई थी? भैया वो तो 2006 में प्रारंभ की गई थी, लेकिन क्वेश्चन अब 2024 में जाके पूछा। क्यों? क्योंकि 2023-24 में इसके अंतर्गत सहायता की राशि बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई। सहायता की राशि 10 लाख की गई। अब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होगी, अब हर चीज़ों को याद करना, वो कब आई थी, उसमें कितना पैसा आया, उसके अंतर्गत क्या है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो चीज़ें करो आप, लेकिन पहले बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? वापस ये नई शब्द डाल दिया गया और बोला जा रहा है कि संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है। संवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बॉडी जिसका उल्लेख संविधान में है, जो संविधान द्वारा बनाई गई है। और दूसरी तरफ आती है स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक निकाय, जो किसी कानून के माध्यम से बनाई गई है। तो अब कानून के माध्यम से तो बहुत सारी बॉडी बनाई गई है, हमको उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए जो संविधानिक है, जो संविधान से बनाई गई है। तो पहला है यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, ये बनाई गई है। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 पता होना चाहिए। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये भी संवैधानिक है। तो बच गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, तो ये वैधानिक बॉडी है, वैधानिक निकाय है। विधान मतलब कानून से बनाई गई है। तो इस क्वेश्चन से हमको पता चलता है कि कौन कौन सी बॉडी संवैधानिक है, ये हमको पता होना चाहिए, लिस्ट पता होनी चाहिए। अब इसमें अगली बार ये ऐसा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो 1 2 3 4 करके 4 ऑर्गेनाइजेशन देगा, फिर नीचे ABC करके 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन कौन से संवैधानिक निकाय है, 1 2 3 1 2 2 3 ऐसे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? देखो हर क्वेश्चन में वो नई शब्द डाल रहा है, ऐसे आसान क्वेश्चन में, ताकि एग्जाम के दौरान प्रेशर में वो हमसे गलती करवा सके। ये नहीं पूछा जा रहा है कौन सा 8वीं अनुसूची में है, ये पूछा जा रहा है कौन सा 8वीं अनुसूची में नहीं है। इस क्वेश्चन से हमको ये समझ में आता है कि हमें अनुसूचियों के बारे में पता होना चाहिए कि जब संविधान बना तब कितनी अनुसूची थी, बाद में 12 अनुसूची हो गई, ये 4 जो नई अनुसूची बनी है उसमें क्या क्या है, पहले की 8 अनुसूची में क्या क्या है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये बातें की गई है। फिर यहाँ पर 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में लिखा गया है। तो पहले कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। आज की तारीख में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। कौन कौन सी भाषा है ये पता होनी चाहिए, और बाद में कौन कौन सी जुड़ी ये पता होनी चाहिए। तो अनुसूचियों के बारे में, भाग के बारे में पता होना चाहिए। तो कौन सी भाषा शामिल नहीं है? अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? बोला जा रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसमें जो हाईकोर्ट के जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी रिटायरमेंट की एज 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो कौन सा संविधान संशोधन था ये? 15वां संविधान संशोधन कब आया था? 1963 में। अब यहाँ पर हमको पता चलता है कि हमें हाईकोर्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। हाईकोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उनकी रिटायरमेंट एज क्या है, उनको हटाया कैसे जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम कितने जज हो सकते हैं, ऐसी बातें हमको पता होनी चाहिए। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? 15वां संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन आपके एक पेज में आपके पास होने चाहिए। कब आए थे, कौन से साल में आए थे, वो होना चाहिए, और उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में 4 चीजें दी गई है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST, परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन, भारतीय सर्वेक्षण यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया, और परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और सूची 2 में अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल दिए गए हैं, प्रधानमंत्री दिया गया है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें
ये 4 चीज़ें किससे रिलेटेड है। तो जीएसटी के बारे में आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जीएसटी कब आया था, इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद होता है, इसके से रिलेटेड संविधान संशोधन कौन सा है। फिर डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत क्या चीज़ें होती है। फिर सर्वे ऑफ इंडिया, देखो सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो ऐसी चीज़ें हम नहीं सोच सकते हैं। हम सोचेंगे कि ये कोई कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता होगा या होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता होगा, नहीं, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है, सर्वे ऑफ इंडिया। फिर परमाणु ऊर्जा विभाग, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये सीधा प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। तो सी का हो जाएगा 3। और परमाणु ऊर्जा विभाग के बारे में पता होना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। तो डी का हो जाएगा 2, डी यानी कि ये परमाणु ऊर्जा विभाग है, इसका हो जाएगा 2। अगर डी का 2 पता है तो सीधा ऑप्शन पे आ जाओ। डी का 2 इसमें नहीं है, इसको हटा दो। इसमें डी का 1 है, नहीं, इसको हटा दो। इसमें डी का 3 है, इसको हटा दो, बच गया ये ऑप्शन। एक बार बाकी चीज़ें चेक कर लो, यही अपना जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक योजना के बारे में बोला गया है, स्वामित्व योजना, ये किससे संबंधित है। स्वामित्व, अगर आपने स्वामित्व के बारे में हल्का फुल्का कहीं सुना या इसका फोटो भी देखा है तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट योजना है उससे रिलेटेड चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। यानी हालांकि ये स्वामित्व योजना जो है वो पुरानी योजना है, 2020-21 में आई थी और 2024 में जाके इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये ग्रामीण इलाकों में संपत्ति के सर्वे से रिलेटेड योजना है कि कौन सी संपत्ति किसकी है, उसको लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवाया जाए। ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो जाएगा। और देखो एक गजब की बात है कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। अब मैंने आपको बताया कि ये वाला क्वेश्चन स्वामित्व योजना और ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये एक ही लाइन से पूछे गए 2 क्वेश्चन है। ये जो स्वामित्व योजना आई थी ये 2020 में इस राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर ही आई थी और इसके अगले साल पूरे देश में इसे लागू किया गया था। तो स्वामित्व योजना को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अंतर्गत ही लागू किया गया था, उसके दिन ही लागू किया गया था। तो एक ही लाइन से 2 क्वेश्चन पूछा, मतलब एग्जामिनर ने देखा होगा कि यार ये चीज़ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी हमको पता होनी चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन से हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो लोकल बॉडी से रिलेटेड, जो जैसे ग्राम पंचायत से रिलेटेड है या नगर पालिका नगर परिषद से रिलेटेड है, इसमें संविधान में क्या क्या बातें आती है। जैसे 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत कौन से आर्टिकल है, ये कब आए थे, ये बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1952 में पृथक आंध्र राज्य की स्थापना के लिए अनशन पर यानी कि फास्ट पर बैठ गए थे और अनशन के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो बहुत सारे अनशन हुए, उसमें किसकी मृत्यु हुई, पूरी लिस्ट पता होनी चाहिए क्या। नहीं, ये तो बेसिक राजव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है। राजव्यवस्था में पॉलिटी में हम पढ़ते हैं कौन कौन से राज्य कब कब बने, आज़ादी के समय कितने राज्य थे, संविधान लागू हुआ तब कितने राज्य थे, बाद में कितने राज्य हुए, 1956 में कितने राज्य हुए और बाद में कौन कौन से राज्य बने। तो उसी के दौरान जब पहली बार भाषा के आधार पर राज्य की मांग उठी तो वो आंध्र प्रदेश के लिए उठी और उसमें पोट्टी श्रीराम मुल्लू, इन्होंने अलग आंध्र राज्य की स्थापना के लिए अनशन किया था और उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। ये बेसिक राजव्यवस्था का क्वेश्चन है, आपको लक्ष्मीकांत वाली बुक में मिल जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमको पहले राजव्यवस्था की बेसिक बातें पता होनी चाहिए, संविधान की बेसिक बातें पता होनी चाहिए। संविधान में कितने भाग है, कितने आर्टिकल है, कितने अनुसूचियां हैं और उसमें भी फिर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व है, इसके अलावा राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, विधानसभा, विधान परिषद, इनके बारे में पहले पता होना चाहिए। संविधान संशोधन क्या होता है ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप राज्य की राजव्यवस्था से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। अलग अलग जो आयोग है उनके अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री के नाम क्या है, उप मुख्यमंत्री है क्या, उनके नाम क्या है, विधान परिषद से रिलेटेड बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ योजनाओं से रिलेटेड हमको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मोटी मोटी 3 चीज़ें हैं, लेकिन इन 3 चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट है संविधान। तो इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी, मुझे आशा है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।